नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। और ग्लोबल क्यूज बुरे रहे और इसीलिए आज हम बढ़ते इक्विटी बाजारों की शुरुआत भी देख रहे हैं कमजोरी के साथ। तो सबसे पहले आपको बताते हैं सौदा आपका में हमारा फोकस कहां रहने वाला है। आईआरबी इन्वेट फंड की लिस्टिंग होगी, थोड़ी देर में रखेंगे नजर और लिस्टिंग के बाद सीएमडी वीरेंद्र डी महेश्वर से होगी हमारी बात। कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन लेकर आएंगे, किन लेवल्स पर हो रही है शुरुआत और आपकी स्ट्रैटेजी कैसी हो। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रीट आईटीआर, समित चौहान की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे। स्मॉल कैप कॉर्नर में कौन सा वो स्टॉक है जो बन रहा हीरो और कहां दम है कम आपको बताएंगे। नतीजों पर यूएफए मूवीज के जॉइंट एमडी कपिल अग्रवाल से होगी हमारी बात। मितेश शक्कर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी और अमित हरचेकर की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी। साथ ही में आपके शेयरों पर होगी प्रकाश गाबा की फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले हम कमोडिटी बाजार का रुख करेंगे और साथ ही आईआरबी इन्वेट के लिस्टिंग पर भी है हमारी नजर। आईआरबी इन्वेट की लिस्टिंग होगी, देखेंगे किन लेवल्स पर हो रही शुरुआत। लेकिन फोकस करते हैं अभी फिलहाल कमोडिटी बाजार के लिए किस तरह के इंडिकेशन है। सोने और चांदी में हम तेजी देख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में सोने का दाम $1260 के पार चला गया है, जबकि चांदी $17 के बेहद करीब। आईआरबी इन्वेट की लिस्टिंग आपके स्क्रीन पर आएगी जैसे ही ये आज लिस्ट होता है। आईपीओ खुला था करीब 3 मई से 5 मई तक, अभी इंतजार है इसकी लिस्टिंग का। आज बाजार का मूड थोड़ा सा कमजोर है, ऐसे में देखते हैं आज कहां पर होती है लिस्टिंग आईआरबी इन्वेट की। अभी फिलहाल आपकी स्क्रीन पर बढ़त पर आईआरबी इन्वेट नजर आ रहा है और अब डॉलर बेहद कमजोरी के साथ है और इसीलिए हम सोने और चांदी में देख रहे हैं मजबूती। पिछले एक हफ्ते में सोने में जहां 2.5% तो चांदी में करीब 5% की तेजी हो चुकी है। साथ ही आईआरबी इन्वेट के लिस्टिंग का इंतजार है आपकी स्क्रीन पर। आज स्टॉक मार्केट पर ये डेब्यू करने वाला है और इन्वेट स्पेस का ये पहला ट्रस्ट है आईआरबी का जो आज डेब्यू करेगा। हालांकि याद रहे कि इसके आईपीओ को बहुत बढ़िया शानदार रिस्पांस मिला था, ओवर सब्सक्राइब हुआ, 8.5% से ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हमने इसकी देखी है। आज इसकी लिस्टिंग होगी मई 3 से मई 5 तक खुला था और आज इसकी लिस्टिंग यहाँ पर लिस्टिंग हुई है 102 रुपए के आसपास। फिलहाल बढ़त नजर आ रही है। जो इशू आया था उसका प्राइस बैंड 100 से 102 रुपए था, तो उसी के आसपास हम देख रहे हैं इसको फिलहाल। लेकिन पॉजिटिवली खुला है और 1% से ज्यादा की बढ़त अभी फिलहाल दिखाते हुए एक अंक की बढ़त के साथ अभी बढ़त में ही नजर आ रहा है आईआरबी इन्वेट। हालांकि आज बाजार ठंडा है लेकिन आईआरबी इन्वेट की शुरुआत हो रही है मजबूती के साथ। थोड़ी देर में इनके मैनेजमेंट से भी हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस आईपीओ की प्रोसीड का किस तरह से इस्तेमाल करने वाली है। और इसीलिए भी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है क्योंकि इन्वेट स्पेस का ये है पहला आईपीओ जो लिस्ट हो रहा है। यहाँ पर आईआरबी इन्वेट लिस्ट होते हुए अच्छी खासी बढ़त पर पॉजिटिव। और अब सोना और चांदी हल्की सी मजबूती के साथ आज नजर आ रहे हैं इंटरनेशनल बाजार में। और बात करेंगे साथ ही क्रूड की, तो क्रूड आज भारतीय बाजार में खुल रहा है दबाव के साथ 3149 का भाव। यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है क्रूड में शुरुआती कारोबार में। सोना बढ़त पर खुलते हुए 28,715 के साथ सोने की हो रही है शुरुआत। चांदी पर एक बार नजर डालते हैं क्योंकि अभी सारा एक्शन चांदी में ही ज्यादातर नजर आ रहा है और उम्मीद यही है कि आज चांदी बढ़त पर खुलेगी, लेकिन नहीं, उम्मीद के विपरीत आज चांदी में दबाव 39,125 का भाव। नेचुरल गैस 206 रुपए 30 पैसे पर खुल रहा है। हरे निशान पर नेचुरल गैस की शुरुआत हो रही है। बेस मेटल्स में एक चेक लेते हैं कि आज कहां पर हो रही है शुरुआत। कॉपर सबसे पहले दबाव के साथ खुलता हुआ कॉपर 360 रुपए 90 पैसे का भाव है। आज दबाव कॉपर में शुरुआत के कारोबार में नजर आ रहा है। कुछ और बेस मेटल्स, एल्यूमिनियम, यहाँ पर भी आज गिरावट के साथ शुरुआत होती हुई 123 रुपए 40 पैसे पर एल्यूमिनियम खुल रहा है। यहाँ पर भी हम अभी फिलहाल दबाव देख रहे हैं। साथ ही में लेड भी आज दबाव के साथ खुलता हुआ। सारी बेस मेटल में हम प्रेशर देख रहे हैं और कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड तीनों में ही आज गिरावट के साथ हो रही है शुरुआत। बचे हैं निकल और जिंक, तो निकल में बढ़त 585 रुपए 50 पैसे पर खुल रहा है। निकल में मामूली बढ़त के साथ आज हो रही है शुरुआत। एक चेक जिंक का भी ले लेते हैं, तो जिंक में गिरावट है। निकल को छोड़ के सारे ही बेस मेटल्स आज दबाव के साथ खुल रहे हैं। एग्री कमोडिटीज पर नजर डालते हैं कहां पर हो रही है शुरुआत। सोयाबीन आपकी स्क्रीन पर 2819 के स्तर के साथ आधे % से ज्यादा की बढ़त है यहाँ पर।
मजबूती के साथ सोयाबीन की हो रही है आज शुरुआत। वहीं सरसों 3702 के साथ खुलता हुआ यहाँ पर गिरावट अभी हमें दिख रही है। तो मस्टर्ड में हम गिरावट देख रहे हैं, लेकिन एक चेक हम स्पाइसेस का भी लेंगे। और ग्वार आपकी स्क्रीन पर अभी अभी खुला है, ज्यादा गतिविधि नहीं, 3602 का भाव है यहाँ पर। लेकिन साथ ही हल्दी में आज दबाव 5600 के नीचे जाते हुए हल्दी को हम देख रहे हैं। जीरे का भी एक प्राइस चेक लेते हैं, आज कहाँ पर हो रही है शुरुआत जीरे की। और हल्दी में तो हम दबाव देख रहे हैं, लेकिन जीरे को देखते हैं किस लेवल पर आज जीरा खुल रहा है। तो जीरा भी आज दबाव के साथ ही नजर आ रहा है। खुल चुके हैं कमोडिटी बाजार। कमोडिटी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कुंवर जी कमोडिटीज की रवि देओरा और हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आप दोनों का स्वागत है। रवि नमस्ते। सोना और चांदी काफी ज्यादा चढ़ गए हैं, इस स्तर पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी इसमें? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली अभी जिस हिसाब से यूएस में पॉलिटिकल अनसर्टनिटी का माहौल है, एज वेल एज लग रहा है कि अभी नियर टर्म में थोड़ा सॉल्यूशन आना उसका थोड़ा अभी नहीं लग रहा है कि जल्दी कोई वो संकट दूर होगा। तो मुझे लग रहा है कि बुलियन में आगे जाके भी लगातार एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। पर्टिकुलर सेफ हेवन एसेट गोल्ड में मेरा बाय रिकमेंडेशन रहेगा। आज के दिन में गोल्ड बाय करना है। ओवरऑल 20,480 का एक अच्छा बेस सपोर्ट है। मुझे लग रहा है जब तक ये सपोर्ट होल्ड करेगा तब तक गोल्ड में स्ट्रेंथ बनी रहेगी। इंट्राडे 28,900 एंड शॉर्ट टर्म के लिए 29,000 तक के टारगेट के लिए गोल्ड में मेरा बाय रिकमेंडेशन रहेगा। और कच्चे तेल में अभी आप क्या करने की सलाह देंगे रवि? मुझे लग रहा है कि जब तक ये 25 को ओपेक की मीटिंग है, जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं होती तब तक एक वॉलेटाइल मूवमेंट क्रूड में देखे जा सकता है। ओवरऑल जो मूवमेंट है अभी नेगेटिव लग रहा है। यूएस से कंटिन्यूअसली रिपोर्ट हायर इन्वेंटरीज क्या है। मुझे लग रहा है 3200 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार बेचना चाहिए। एट डाउन साइड इंट्राडे में 3080 तक के टारगेट क्रूड में देखने को मिलेंगे। तो फिर भी अभी भी जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है, मोमेंटम है, मेरा सेल ऑन राइज का रिकमेंडेशन क्रूड ऑयल पे इंट्राडे के लिए रहेगा। आस्था जी नमस्ते। धनिया काफी नीचे आ चुकी है, क्या करें धनिया में आज? बेसिकली क्रूइंडर की हम बात करें तो क्योंकि काफी नीचे आ चुकी है तो एक शॉर्ट कवरिंग हमें आज के ट्रेड में देखने को मिल सकती है। कल भी हमने बाउंस बैक इसमें देखा था। गोइंग फॉरवर्ड मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगी शॉर्ट कवरिंग के चलते 5350 के स्तर पर 5210 के स्टॉप लॉस के साथ 5530 के टारगेट के लिए ये स्ट्रैटेजी जून वायदे में मैं देना चाहूंगी। साथ ही में आस्था आपकी राय कपास खली पर? अभी कपास खली की अगर हम बात करें तो बेसिकली कैटल फीड में ये कमोडिटी काम में आती है और गोइंग फॉरवर्ड जून जुलाई में इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से बैंक की सलाह इसमें भी देना चाहूंगी। लेवल्स रहेंगे 1930, स्टॉप लॉस रहेगा 1900 का, गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 1970 का जून कॉन्ट्रैक्ट में। रवि आज हम देख रहे हैं सारे बेस मेटल्स जो हैं गिरावट के साथ खुले हैं, केवल निकल है जिसमें मामूली बढ़त देख रहे थे। बेस मेटल में आपकी नजर किस बेस मेटल पर रहेगी? डेफिनेटली पूरे बेस मेटल इंडेक्स में आज वीकनेस है। निकल एंड एल्यूमिनियम ये दोनों बेस मेटल है जो यहाँ से ज्यादा करेक्टिव नहीं होंगे। बट हालांकि मुझे लग रहा है कि कॉपर, जिंक एंड लीड ये तीनों बेस मेटल ऐसे है जिसमें आगे जाके भी एक प्राइस वाइज पैनिक बना रहेगा। आज के दिन में मेरा टॉप रिकमेंडेशन बेस मेटल्स में लीड में रहेगा। लीड यहाँ पे शॉर्ट करके चल सकते हो एट डाउन साइड 132 तक के टारगेट के लिए। जब तक 137 का लेवल ब्रेक नहीं होता लीड में वीकनेस बनी रहेगी। वैसे भी जब गर्मी का माहौल होता है, जब सर्दी का माहौल कम होता है, तब लीड की थोड़ी खपत कम होती है। उसके हिसाब से एक सीजनलिटी भी लीड के लिए इंडिकेटिव है कि अभी आगे जाके और भी वीकनेस उसमें देखने को मिल सकती है। रवि आज हम देख रहे हैं रुपए में भी कमजोरी है, क्या किया जाए रुपए में आज? मुझे ये ज्यादा सस्टेनेबल नहीं दिख रहे। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी यूएस में अनसर्टेनिटी का माहौल है, एज वेल एज डॉलर इंडेक्स 98 के नीचे स्टेबल हुआ है। एक थोड़ा पुल बैक है हायर लेवल पे, ये पेज शॉर्ट करने को मेरा रिकमेंडेशन है। आज मॉनसून के अनुमान भी आने वाले, एज वेल एज जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो भी आज फाइनल होगा। तो मुझे लग रहा है आगे जाके इंडिया के लिए काफी बेहतरीन क्यूज है। 64.50 के करीब मेरा शॉर्ट का रिकमेंडेशन रहेगा। 6480 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है कि फिर से 64 तक के टारगेट मई फ्यूचर में देखने को मिले। तो अभी भी मेरा व्यू है वो रुपये पे स्ट्रांग है। धन्यवाद रवि देओरा और आस्था जैन हमारे साथ ही। आप दोनों का शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं सौदा आपका में, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे और हमारे मार्केट एक्सपर्ट समित चौहान जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे समझेंगे
निफ्टी में क्या करें आप। वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताते हैं आज का तत्काल ट्रेड आइडिया, एक ऐसा स्टॉक जो इंट्राडे में हमारे एक्सपर्ट आपको देंगे स्ट्रैटेजी और इससे होगी आपको जोरदार कमाई। इंडिपेंडेंट टेक्निकल एनालिस्ट नीरव वखारिया आज आपके लिए लेकर आए इंट्राडे के लिए कैनरा बैंक में बिकवाली की सलाह। बेचे कैनरा बैंक, लक्ष्य 363 पर हो नजर, स्टॉप लॉस 378 का लगाए और बिकवाली कीजिए कैनरा बैंक में इंट्राडे के लिए। यह है नीरव वखारिया का तत्काल ट्रेड आइडिया। और आज गिरावट के साथ खुले हैं भारतीय बाजार। कुछ तो ग्लोबल क्यूज का असर यहां पर नजर आ रहा है। अमेरिका में जिस तरह की अनिश्चितता बनी हुई है, इसमें आज हमने देखा है सेंसेक्स और निफ्टी ने भी शुरुआत की गिरावट के साथ, अच्छी खासी गिरावट, 137 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स में हो रहा है कारोबार। निफ्टी में कमजोरी 56 अंकों की है। मिड कैप भी बेहद कमजोर, 184 अंकों की कमजोरी, यहां पर ऑलमोस्ट 1% नीचे है आज के कारोबार में मिड कैप। और बैंक निफ्टी 178 अंकों की कमजोरी के साथ कर रहा है कारोबार। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव है, ज्यादा शेयर हैं जहां गिरावट देखने को मिल रही है। 1282 शेयर हैं जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। 364 शेयर हैं इनके सामने जहां हम हल्की सी बढ़त देख रहे हैं। कैपिटल गुड्स की बात करें, अच्छी खासी बीटिंग लेता हुआ ये सेक्टर आज 204 अंक नीचे है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी आज दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं, साथ ही में अच्छा खासा दबाव हेल्थ केयर, मेटल्स जो है यहाँ जो कल के हीरो थे आज मेटल्स में जो है दबाव का सामना करते हुए, और ऑयल एंड गैस से भी दबाव ही नजर आ रहा है। सौदा आपका में मेरे साथ है एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान। समित, आज का दिन जो है बाजार के लिए शुरुआत अच्छी नोट पर नहीं हुआ है। दिन भर आप कैसे देख रहे हैं टेक्निकल चार्ट पर, और कौन से लेवल्स पर आपकी नजर रहेगी? देखिए प्रियंका, अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में हमने थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखा है। कल यूएस मार्केट्स में जो एक शार्प सेलिंग प्रेशर था, उसके चलते हमने एक रब ऑफ इफेक्ट देखा है, गैप डाउन ओपनिंग हुई है मार्केट में। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे मार्केट में अभी भी एक स्ट्रेंथ दिख रही है। 9450, 9400 के काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स उभर के आए हुए हैं, तो हमें लगता है कि वो लेवल्स को अभी फिलहाल निफ्टी रिस्पेक्ट करेगा और 9450 का क्लोजिंग बेसिस पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। तो जब तक ये लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं होता है, हमारा मानना है कि पॉजिटिव बायस से ट्रेड करना चाहिए और प्रॉब्ली सेकेंड हाफ में हम एक अच्छी खासी रिकवरी देख सकते हैं। सो 9450 क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखिए और जो 9600 के हम टारगेट दे रहे हैं वो मेंटेन रहेंगे। ओके, तो जब तक 9450 को होल्ड कर रहा है निफ्टी, एक अप ट्रेंड देख रहे हैं। समित आपकी ट्रेडिंग टिप्स भी जानना चाहेंगे। समित, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी ट्रेडिंग टिप्स आज कहाँ होगी? कौन से वो स्टॉक हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं आज के बाजार में? देखिए, दोनों लॉन्ग साइड पे रहेंगे। हमें लग रहा है कि मार्केट में रिकवरी आ सकती है, तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एक होगा जो एक अच्छे खासे करेक्शन से फिलहाल हमने देखा है 1000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उभर के आया हुआ है, तो यहाँ से एक डिसेंट रिकवरी आ सकती है। 1000 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की जा सकती है फॉर टारगेट ऑफ 1140। और दूसरा बाय एमएनएम में होगा जिसके हायर डिग्री चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, हालांकि 2-3 दिनों से थोड़ा सबड्यूड मूवमेंट है, बट ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी फॉर टारगेट ऑफ 1430 और स्टॉप लॉस इसमें 1330 का रखना चाहिए। इसके साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे हैं, ब्रेक के बाद आरबीई इंफ्रा इन्विट की लिस्टिंग पर बात करेंगे वीरेंद्र महेशकर से। आगे और आज आरबीई इंफ्रा
इन्वेट की लिस्टिंग हुई है। इशू प्राइस से करीब 1.25% ऊपर लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग पर हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं वीरेंद्र डी महेशकर, CMD IRB इंफ्रा। मिस्टर महेशकर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बधाई, इस स्पेस में पहला आपके ट्रस्ट लेकर आ रहे हैं और इसीलिए क्यूरियोसिटी भी ज्यादा है कि इस IPO की प्रोसीड को आप किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं, इस पर जरा हमें बताइए। गुड मॉर्निंग। यस, ये आज हमारे लिए IRB के लिए और देश के लिए बहुत सौभाग्य का क्षण है कि पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आज लिस्ट हो चुका है और 5,000 करोड़ रुपए की राशि इसमें हम जमा कर पाए हैं और 6 एसेट्स के साथ ये ट्रस्ट अब ऑपरेशनल हो चुका है और निरंतर चलता रहेगा। इसमें 700 किलोमीटर के रोड्स को हमने शामिल किया है और रफली 3,000 लेन किलोमीटर की ये लेंथ है और 16 साल का एवरेज कंसेशन पीरियड है इस पोर्टफोलियो का। आगे चल के भी और प्रोजेक्ट्स इसमें आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही होलसम प्रोडक्ट है जो अच्छी यील्ड यूनिट होल्डर्स को दे सकेगा। जी, आपने जैसा कि जिक्र किया 6 टोल रोड एसेट्स जो है अलग अलग राज्यों के, जिस पर अब IRB इंफ्रा काम करेगी, लेकिन इस इन्वेट के बाद किस तरह के रिटर्न्स की उम्मीद है? अगर हम आज का एबिडा, डिस्ट्रीब्यूटेबल एबिडा देखें तो रफली 700 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूटेबल एबिडा रहेगा ऑन एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ रफली 5,900 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू पे, जिसका मतलब है कि रफली 12% तक की यील्ड इसमें मुमकिन हो पाएगी, जो एक बहुत अच्छी यील्ड हम मानते हैं आज के रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के बीच में। और इसीलिए मुझे लगता है कि इसको इतना अच्छा रिस्पांस भी इस इशू को मिल पाया, बिकॉज आज जब इन्फ्लेशन घट रहा है, इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं, इस टाइप का यील्ड मार्केट में आज बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और जो यील्ड सीकिंग इन्वेस्टर्स है उनके लिए ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज अपने एसेट्स को मोनेटाइज कर पाएंगी और उसमें से मिली राशि से अपना डेट कम कर पाएंगी और नए प्रोजेक्ट्स में भी उस पैसे को लगा पाएगी। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा बैलेंस है जिससे इंफ्रा कंपनीज और इंफ्रा सेक्टर के लिए बहुत बड़ा इससे कंफर्ट मिल जाएगा। ये जो 6 टोल प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें आप किस तरह का ग्रोथ पोटेंशियल देख रहे हैं? अगर हम हिस्टोरिक ग्रोथ की बात करें तो ये इन प्रोजेक्ट्स ने 6 से 8% के ट्रैफिक ग्रोथ को अभी तक एक्सपीरियंस किया है, पर बिकॉज इट्स अ न्यू प्रोडक्ट वी हैव टेकन अ वेरी मॉडरेट अजम्पशन गोइंग फॉरवर्ड ऑफ 5.5% की वॉल्यूम ग्रोथ को हमने फैक्टर इन किया है और 4.5% का इन्फ्लेशन फैक्टर इन किया है, जिसका मतलब है कि रफली 9.5-10% का रेवेन्यू ग्रोथ हमने इसमें एज्यूम किया हुआ है। धन्यवाद मिस्टर महेशकर, हमसे बात करने के लिए। एक बार फिर से आपको बधाई, इस स्पेस में पहला इस तरह का ट्रस्ट लाने के लिए, इसकी लिस्टिंग के लिए बधाई आपको। और इसी के साथ सौदा आपका में फिलहाल इतना ही। समित चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। समित, शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, अपने ट्रेडिंग टिप्स हमारे साथ शेयर किए। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद FNO बाजार में स्ट्रैटेजी बनाइए। हर्षदा सावंत के साथ जुड़ने वाले हैं 2 मार्केट एक्सपर्ट नितेश शक्कर और अमित हर्षेकर। आगे कमजोर ग्लोबल संकेतों से घरेलू बाजार भी टूटे। सेंसेक्स 150 अंक नीचे, निफ्टी आधे % से ज्यादा फिसला। बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट। देश का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट IRB इंफ्रा इन्वेट NSE पर हुआ लिस्ट। 102 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 103 रुपए से ज्यादा पर लिस्ट हुआ। यूनाइटेड ब्रूअरीज की वॉल्यूम ग्रोथ कमजोर, शेयर 2% तक टूटा, लेकिन अच्छे नतीजों के दम पर MRPL और दिलीप बिल्डकॉन 3 से 5% भागे। आज नतीजों से पहले CESE में बढ़त, कंपनी कारोबार के रीस्ट्रक्चरिंग का आज कर सकती है ऐलान।
बजाज ऑटो और बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे आज। बजाज के मुनाफे में 13% गिरावट की आशंका, लेकिन मुनाफा में लौट सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा एनपीए पर रहेगी नजर। और जीएसटी लागू होने के बाद क्या होगा सस्ता, क्या पड़ेगा महंगा, आज से रेट तय करने पर श्रीनगर में मीटिंग। सोने के गहने समेत कई आइटम पर सहमति बनाना बड़ी चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और मैं हूं हर्षिता सावंत। आज देखिए भारतीय बाजारों में मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इसी पर एक खास कार्यक्रम आपके लिए हाजिर है ट्रेडर्स हॉटलाइन। अगर आपने कोई ट्रेड लिया है या लेना चाहते हैं, हमसे एक बार बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल भेजें। 7045220000 पर आप व्हाट्सएप भेजें, हमारे जानकार आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। और निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते क्योंकि 9448 ये दिन का लो था और उसके मुकाबले हम थोड़े से ऊपर जरूर है, लेकिन फिर से दबाव के घेरे में बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 9455 के लेवल्स में स्क्रीन पर आते हुए 70 अंक गवा चुका है निफ्टी। सेंसेक्स भी आज दबाव में 163 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिकी बाजारों में हमने देखा भारी भरकम गिरावट देखने को मिली और भारतीय बाजारों में जिस तरह की तेजी बनती दिखाई दी है पिछले कई सत्रों से, लोगों को एक बहाना चाहिए था मुनाफा वसूली का और वो उन्हें मिल गया है। बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा पिटता हुआ 187 अंकों की गिरावट है और मिड कैप्स जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाई की है पिछले 6-8 महीनों में, आज देखिए करेक्टिव मूव छाता हुआ 200 पॉइंट की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। 1% से ज्यादा का नुकसान इस इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। ऐसे में देख लेते हैं ऑप्शंस मार्केट में क्या हरकत होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से साफ संकेत थे कि 9600 पर ज्यादा लोग फोकस करने लगे हैं। आज देखेंगे आप 9500 के कॉल में एडिशन है करीब 4.5 लाख शेयरों का। 9600 के कॉल में भी करीब 4 लाख शेयरों का एडिशन होता हुआ, लेकिन 9500 के पुट में हम देख रहे हैं कुछ राइटिंग होती हुई और 9300 के पुट में भी कुछ राइटिंग होने के संकेत बनते हुए दिखाई दिए हैं। अब कैसे समझे इस ट्रेड को? क्या अभी भी आज की बिकवाली के बाद मूव तेजी का ही रहेगा, यानी कि आज का डिप क्या खरीदारी का मौका है? इस पर एक कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ है मितेश ठक्कर और साथ ही साथ डेरिवेटिव चेक लेंगे A+ एनालिटिक्स के अमित हरचेकर से। आप दोनों का ही स्वागत है। मितेश, क्या मौका ढूंढना चाहिए इन डिप्स पर खरीदारी करने का, या फिर आपको लग रहा है एक बार मुनाफा वसूली पर जोर दें, शायद बाजार और गहरी मार खा सकता है? देखिए, निफ्टी पे आई थिंक 9450 का सपोर्ट है और हम लोग वहीं पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर 9450 9440 का रेंज होल्ड कर जाता है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर रिवर्सल मुझे यहाँ से मिलता है तो एक हल्का सा बाइंग का बायस जरूर रहेगा मेरा। फिर जो भी लो बनेगा डे का लो आई थिंक स्टॉप लॉस से ट्रेड करने का, और ऊपर में आप वापस 9500 9520 तक के टारगेट देखें। एक टाइट ट्रेडिंग 1-2 दिन के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेड बन सकता है, परंतु अगर 9450 टूटता है तो थोड़ा सा एक करेक्टिव डिक्लाइन या प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकती है यहाँ पे, और निफ्टी में शायद फिर करीबन 70-80 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि 9380 से लेकर 9370 तक की रेंज में निफ्टी फिर चला जाएगा। ओके, 9450 ये क्रूशियल लेवल होगा और सीएनबीसी आवाज पर हम सुबह से आपको बता रहे हैं लेवल्स को वॉच करना काफी इंपॉर्टेंट है। अमित, कैसे पढ़ें आज ऑप्शंस मार्केट के ट्रेड्स को? क्योंकि देखिए कल तक जिस तरह की एक्टिविटी हो रही थी, ये लोग एक सुर में बोल रहे थे ज्यादातर ट्रेडर्स की 9600 के करीब एक्सपायरी होगी, और एक्सपायरी आप देखिए अगले हफ्ते है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नहीं लग रहा कि मार्केट के ट्रेंड को कोई खतरा है, क्योंकि जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो काफ़ी स्क्वीज आउट हो गई है, अराउंड 10 to 11%। एंड इसका मतलब ये है कि मार्केट में काफ़ी स्टेबिलिटी आ चुकी है। निफ्टी ओपन इंटरेस्ट भी अगर हम देखें, जो अनवाइंडिंग प्रेशर हमें दिखाई दे रहा था वो अभी धीरे धीरे बढ़ के 2.3 करोड़ तक आ चुका है। तो हमें लग रहा है अभी बाजार में लॉन्ग पोजिशन धीरे धीरे ऐड होंगे। तो मोमेंटम के हिसाब से अगर देखें या टाइमिंग के हिसाब से देखें, 9520 एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर बाजार चलता है तो हमें लग रहा है इजीली 9640 9630 तक फ्यूचर्स दिखाई देगा। तो स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि इस लेवल पे कुछ एक्शन ना करें, 9520 के ऊपर निफ्टी फ्यूचर्स बाय करें। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए उसके बाद 9450 का, एंड टारगेट 9630 to 9640। ओके, इम्पॉर्टेंट है कि हमारे दोनों जानकार आपको बता दें कहां पर आपने कॉशियस रहना है। 9450 टूटता है तो शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, फिर 9300 9380 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 9520 के ऊपर लेकिन खरीदारी करें, क्योंकि तब वो मूव आएगा 9600 की तरफ। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इस पर आप ध्यान दें।
बीच में कोई ट्रेड इस समय इंडेक्स पर तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अतुल हमारे साथ है, दिल्ली के रहने वाले हैं। अतुल बताइए क्या पोजीशन ली है आपने? मैम एनसीसी है 1 लॉट, कल मैंने परचेज किया था 102.40 पे, 102 रुपए 4 पैसे, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमसे? नहीं, ये कल इंट्राडे के लिए ही पोजीशन ली थी आप या फिर एक्सपायरी तक रुक सकते? मैंने फ्यूचर में लिया है, तो मैं इसको अभी मैं रोल ओवर भी कर सकता हूँ, तो आप ये कैसे करना चाहिए मेरे को भी? ठीक है, 102 रुपए 4 पैसे 40 पैसे पर इन्होंने पोजीशन ली है। मितेश क्या सलाह होगी? देखिए एनसीसी यहाँ पर एक अच्छा तेजी का सीन था और अभी एक पुलबैक आया है। अगर ये 97.80 यानी कि यहाँ से 50 पैसे और नीचे कैश के लेवल्स की बात कर रहा हूँ मैं, 97.80 को अगर नहीं तोड़ता है तो चांसेस काफ़ी अच्छे हैं कि आपको वापस 101 102 के बीच में एग्जिट दे देगा, तो माइनर लॉस के साथ निकलने को मौका मिलेगा। तो 97.80 के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। ओके, 97.80 का स्टॉप लॉस लगाइए सर और बने रहिए, ये आपके लिए सलाह है। अगले दर्शक है राजेश सिन्हा मुंबई से। बताइए राजेश। मैंने इक्विटास का एक लॉट फ्यूचर 162.25 पे शॉर्ट किया है, ठीक है, तो इसमें क्या करना चाहिए? इक्विटास में शॉर्ट 162.25 163.55 है आज कैश के भाव। बताइए इस पर क्या सलाह होगी आपकी अमित? देखिए हमें लग रहा है 169 तक इसमें रैली आ सकती है, तो सलाह होगी कि इस लेवल पे लॉस बुक करके निकल जाए। ओके, लॉस बुक कर लीजिए सर, क्योंकि इनको कन्विंसिंग मंदी नहीं दिखाई दे रही है। अमित की राय है ये आपके लिए। प्रदीप कुमार हमारे साथ है बेलारी से। बताइए प्रदीप जी। सर मैडम 130 का कॉल एनएमडीसी 1 लाख लिया मैडम, 2 रुपए 130 का कॉल लिया आपने 2 रुपए पर, ठीक है। आज एनएमडीसी बताते हैं आपको कहां पर ट्रेड कर रहा है, अगर कैश के भाव आ सके स्क्रीन पर। अमित बताइए 126 के आसपास ट्रेड है। इन्होंने तेजी की पोजीशन ले रखी है, 130 का कॉल। देखिए हमें लग रहा है 122 तक इसमें गिरावट आ सकती है। इसी कारण आपके जो कॉल ऑप्शन है 130 उसकी वैल्यू का बढ़ना काफी मुश्किल है, तो सलाह है कि इस लेवल पे भी जो भी प्रीमियम का आपको पैसा मिल रहा है वो लेके आप निकल जाएं। चलिए, जो भी प्रीमियम आप कमा रहे हैं वो आप लीजिए और एग्जिट कीजिए। यहाँ पर पैसे बनने के चांसेस बहुत कम हैं। विशाल लाइन पर है गुड़गांव से। बताइए विशाल। Yeah, I have one lot of HUL at the rate of 1002. And you bought this yesterday? Today only, today This morning, आज सुबह में आपने खरीदा। देखिए नतीजे तो काफी अच्छे थे, लेकिन जिसका डर था वही हुआ कि ज्यादातर ब्रोकरेजेस कह रहे हैं महंगा है शेयर, पीक आउट कर चुका है और उन लेवल्स पर आ गई है मुनाफा वसूली। आप कितना टाइम देने को तैयार है विशाल? Till this expiry. ओके मितेश, एक्सपायरी तक 1002 इनका कॉस्ट है, वो निकलेगा या कुछ प्रॉफिट इनके हाथ लग पाएगा? देखिए आई थिंक स्टॉक कॉस्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। आई थिंक एंट्री पॉइंट थोड़ी सही नहीं है, काफ़ी रैली के बाद इन्होंने एंट्री की है, तो अगर आप छोटा सा लॉस लेकर निकल सकते हो तो निकल जाए। पुल बैक आने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। 979 75 एक अच्छा सपोर्ट जोन है जहाँ पे कि बाइंग का रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन काफ़ी फेवरेबल बैठता है। वहाँ पे अगर आपको मिलता है तो स्टॉक बाय करें 960 के स्टॉप के साथ और ऊपर में 1010 तक के टारगेट देखें। ओके, तो विशाल आपने एकदम पीक पर ले लिया, वो गलती हुई है तो उसको आप सुधार लें। हल्का सा नुकसान हो रहा है, आप एग्जिट कर ले। 970 के आसपास लेंगे, 75 के आसपास लेंगे तो बेटर चांसेस हैं प्रॉफिट कमाने के। और स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स 960 का रखिएगा, फिर 1010 के लेवल्स के लिए आपको कुछ प्ले मिलेगा। ऑल द बेस्ट आगे के ट्रेड के लिए। हमारे साथ अब एसपी सिंह साहब हैं हैदराबाद से लाइन पर। सिंह साहब नमस्कार। आपको क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बताइए सर, क्या पोजीशन ली है आपने? मैडम यही जैन इरिगेशन मैंने पिछले 15 दिन पहले आपके रिकमेंडेशन से 119 पे खरीदा था और बाद में मितेश साहब ने कहा था कि अगर 108 आए तो एवरेज कीजिएगा। मैंने एवरेज किया, लेकिन अब काफी नुकसान है। 2 लॉट है मेरे पास, एवरेज जो है 115 का रेट करीब पड़ रहा है। ओके मितेश, क्या सलाह होगी? इन्होंने यहीं पर सुना है जैन इरिगेशन में पोजीशन लेनी चाहिए, एवरेज भी करने की कोशिश की। अब देखिए 94 पर आ गए हैं भाव।
जी हाँ, आई थिंक हर्षदा, लेकिन साथ में एक 108 पे एवरेज करने को भी कहा था और साथ में 106.50 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाने को भी कहा था मैंने। आई थिंक प्लीज़ सर ये भी देखिए कि हम लोग भी कभी कभी ट्रेड्स में मिस्टेक होंगी तो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे, परंतु आपका पहला काम है एज ए ट्रेडर कि अपनी कैपिटल को सेव करें और अगले ट्रेड के लिए उसको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए रखें उसको। यहाँ पर फिलहाल आई थिंक स्टॉक क्लियरली 108 106 के सपोर्ट तोड़ने के बाद एक डाउन ट्रेंड में है और अब आई थिंक 90 से 89.5 तक के सपोर्ट लेवल तक जा सकता है। मेरे ख्याल से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए था, परंतु अगर आपने नहीं किया और अगर आप 90-89 तक देख सकते हैं तो इसको 89 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। बाउंस बैक में आपको शायद 115 तो नहीं मिलेगा इमीडिएटली, परंतु 100-102 तक के लेवल्स मिलेंगे, वहां पे जाके एक फ्रेश व्यू ले लें स्टॉक पे। सिंह साहब, अगली बारी एवरेज करने के जो लेवल्स आपको याद रहते हैं ना, उससे ज्यादा आप तवज्जो दीजिएगा जो स्टॉप लॉस हमारे जानकार सुझाते हैं, क्योंकि वो भी किसी वजह से स्टॉप लॉस देते हैं और कैपिटल प्रोटेक्ट करना हर निवेशक का हक है और उस पर आपने एक्ट करना है, सिर्फ बैठे नहीं रहना है। तो फिलहाल अगर आप टाइम दे सकते हैं 89-90 का स्टॉप लॉस लगाकर आप होल्ड कीजिए और 102 फिर से जब आए तब आप एग्जिट ले सकते हैं। ये आपके लिए सलाह इस समय आ रही है और अगली बारी प्लीज स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। संजीव चौधरी से बात कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए संजीव। नमस्कार जी, मेरे पास बीएनबी के 3 लॉट हैं, 173 से मैंने बाई किए थे जब इसका रिजल्ट आया था। ठीक है, एंड अभी तो काफी नीचे आ गया है। हाँ सर, क्योंकि बाजार में आज हम देख रहे हैं एक हेवी करेक्शन देखने को मिला है और कल से ही स्टॉक ने थोड़ा सा विराम लेना शुरू किया। अमित, क्या सलाह होगी? पीएनबी 161 के आसपास आज ट्रेड कर रहा है। देखिए, सलाह होगी कि इस लेवल पे लॉस बुक करके निकल जाए। हमारा इसमें लक्ष्य 148 to 149 का बनता है, वहां से एक रिबाउंड आ सकता है, लेकिन इस लेवल पे कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो एग्जिट कीजिए। और क्योंकि हम देख रहे हैं वैसे भी बाजार में दबाव है और बैंक निफ्टी पिट रहा है, पोजीशन से निकलिए तो बेहतर रहेगा। निचले लेवल्स पर एक बार फिर आप एंट्री ले सकते हैं। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। आगे ऑफ कोर्स हमारे दोनों जानकार मितेश और अमित आपको आज के ट्रेडिंग पिक्स देंगे, एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी हम आपको बताएंगे और साथ ही रेडार पर रहेगा यूएफओ मूवीज का शेयर। चौथी तिमाही के नतीजे आ गए हैं, डिटेल में चर्चा करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट के साथ। हमारे साथ जुड़ेंगे कंपनी के जॉइंट एमडी कपिल अग्रवाल ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर और हम बात करेंगे यूएफओ मूवीज के नतीजों की। कंपनी के नतीजे कमजोर रहे हैं इस बारी, मुनाफा 10% ही बढ़ा है, हालांकि आय और मार्जिन्स पर हम देख रहे हैं दबाव देखा जा रहा है। ज्यादा डिटेल्स ले लेते हैं, हमारे साथ है कंपनी के जॉइंट एमडी कपिल अग्रवाल। अग्रवाल साहब, प्रॉफिट में तो 10% की ग्रोथ है, लेकिन एबिटा लेवल पर 8% का डिक्लाइन और मार्जिन्स भी हम देख रहे हैं करीब करीब 4% कॉन्ट्रैक्ट होते हुए, क्या वजह है? नहीं, I think our consolidated EBITDA is 31.5%. So it's a good EBITDA and देखिए इम्पैक्ट तो सारा डीमोनेटाइजेशन का है, जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट आया तो उसके अंदर हमारा 1.5 तिमाही कम से कम, चौथी तिमाही और आधी तीसरी तिमाही का आधा पोर्शन, वो दोनों हमारे इससे बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुए। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट हाफ में हमारा 29.4% ग्रोथ थी एडवर्टाइजिंग की। थर्ड क्वार्टर के अंदर फर्स्ट 45 डेज के अंदर वी हैड 50% ग्रोथ, बट इन द सेकेंड हाफ जो थर्ड क्वार्टर का था उसके अंदर ऑलमोस्ट 22% की नेगेटिव ग्रोथ थी, 22% का डिक्लाइन था एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के अंदर इमीडिएटली आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। और चौथा क्वार्टर भी डीमोनेटाइजेशन से इफेक्ट हुआ है, बट अब इस क्वार्टर से सब कुछ नॉर्मल है। ऑफ कोर्स ये जो एड रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो भी लॉसेस थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में हुए हैं उसकी क्या पूरी भरपाई आप कर पाएंगे Q1 ऑनवर्ड्स? बिल्कुल, इस साल में हमारे को पूरी उम्मीद है कि हम 30% ग्रोथ ओवरऑल एडवर्टाइजिंग की दे पाएंगे, जो हमारा गाइडेंस है इस साल के लिए। और अगर आप देखें एडवर्टाइजिंग ग्रोथ किसी भी हमारे और मीडियम में देख लें, किसी भी एडवर्टाइजिंग मीडियम के अंदर सबकी ग्रोथ जो है, हमने सबसे ज़्यादा ग्रोथ पूरे साल की करीब 13.5% ग्रोथ दी है, जो किसी और मीडियम में नहीं है, किसी भी मल्टीप्लेक्स चेन में या टीवी चैनल्स की। सबकी ग्रोथ लेस देन 10% है, 5 to 10%।
हमने अभी भी डिस्पाइट डिमोनेटाइजेशन हाईएस्ट ग्रोथ पोस्ट की है। ठीक है, और आप कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पर आगे वो ग्रोथ फिर बरकरार रहेगी। आपका जो इक्विपमेंट रेंटल बिजनेस है और वर्चुअल प्रिंट फीस है, उसमें क्या आप गाइड कर पाएंगे? किस तरह का यहाँ पर आउटलुक रहेगा कमिंग क्वार्टर्स के लिए? फिर देखिए, वर्चुअल प्रिंट फी तो बिल्कुल स्टेबल है। उसमें दो तरीके की वर्चुअल प्रिंट फी आती है हमारे पास। एक तो आती है जो हॉलीवुड स्टूडियोज की है, जो बाई कॉन्ट्रैक्ट 2018 तक खत्म हो जाएगी, जो हमने पहले से मार्केट को पिछले 3 सालों से गाइडेंस लगातार हम देते आ रहे हैं। और जो इंडियन वीपीएफ है, जो इंडियन मूवीज की वीपीएफ है, वो वीपीएफ हमारी बरकरार है और चलती रहेगी और बिल्कुल स्टेबल है। बल्कि थोड़ा बहुत उसमें हम देख रहे हैं कि उभार आ रहा है, क्योंकि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ मूवीज रिलीज होती हैं उतना ज्यादा हमारा वर्चुअल प्रिंट फी आती है। तो अगर हम प्राइस ना भी बढ़ाएं तो भी हमारे को जो टोटल इनकम है वर्चुअल प्रिंट फी से वो बढ़ रही है। और जो रेंटल बिजनेस है वो बिल्कुल स्टेबल है। अब हम हायर क्वालिटी के रेंटल इक्विपमेंट डाल रहे हैं तो मार्जिनल इम्पैक्ट उसके अंदर आएगा, परंतु वर्चुअल प्रिंट फी और रेंटल बिल्कुल स्टेबल है। ग्रोथ हमारी जो है वो हमारा नया बिजनेस जो कैरेवान है और जो एडवर्टाइजिंग है उससे आनी है। ओके, अब कैरेवान्स में जो लास्ट अपडेटेड फिगर थी कि आपके पास करीब 47 कैरेवान्स ऑपरेशनल थी, क्या इस नंबर को आप बढ़ाना चाहेंगे और किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है जब आप ग्रामीण इलाकों में इन वैन्स को ले जाते हैं? देखिए, हमारे पास करीब 100 वैन हैं इस वक्त। 100 में से लास्ट ईयर डिमोनेटाइजेशन से पहले करीब 40 वैन ऑपरेशनल थी। उसके बाद पूरा जो लास्ट क्वार्टर था, जो Q4 था हमारा, चौथी तिमाही थी, उसके अंदर बिल्कुल जीरो बिजनेस हो गया था। अब वो वापस इट इज कमिंग बैक टू लाइफ। 47 एज ऑफ टुडे ऑपरेशनल है, 20 का और बिजनेस आ चुका है। तो अभी इस मंथ के एंड तक 67 वैन्स ऑपरेशनल हो जाएंगी। और मेरे ख्याल से क्योंकि उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि अब मानसून आएगा तो जुलाई होगा, सितंबर 3 महीने बिजनेस बंद रहेगा जी। परंतु मुझे पूरी उम्मीद है कि मानसून के बाद पूरी 100 वैन ऑपरेशनल होंगी हमारी। ओके, मैं आपसे ब्रिंग सब्सटेंशियल अपटर्न इन द बिजनेस। ओके, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, Q1 में आई एम श्योर बाहुबली का पूरा इम्पैक्ट आपके लिए बम्पर कमाई करके देगा, लेकिन आगे कोई ऐसा लाइनअप है जिसको आप प्रीएम्प्ट कर सकते हैं जो शायद इफ नॉट अप टू द मार्क ऑफ बाहुबली लेकिन थोड़ी बहुत कमाई कुछ फिल्मों की ओर से होती हुई दिखाई देगी? आपकी पाइपलाइन कैसी खड़ी है उस लिहाज से? फिर देखिए, ये साल तो बहुत अच्छा साल है जिसके अंदर हर क्वार्टर के अंदर पाइपलाइन ही पाइपलाइन है। इसी क्वार्टर के एंड में सलमान खान की पिक्चर ट्यूबलाइट आ रही है। फिर अगले क्वार्टर के अंदर शाहरुख खान की द रिंग है, अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा है, रणबीर कपूर की जग्गा जासूस है। फिर उसके अगले क्वार्टर के अंदर आमिर खान की फिल्म है और कई अच्छी फिल्में आ रही हैं। फिर Q4 के अंदर रजनीकांत की 2.0 फिल्म आ रही है। तो इस साल तो एक्चुअली हर क्वार्टर में फिल्मों का लाइनअप बहुत अच्छा है, जिससे हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा बिजनेस और मल्टीप्लेक्स का बिजनेस काफी फ्लरिश होगा। ओके, अग्रवाल साहब, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट कि आप गाइड कर रहे हैं कि एक शानदार साल निकलता हुआ दिखाई देगा। ऑफ कोर्स बाहुबली के चलते पहली तिमाही के नतीजे बम्पर रिटर्न्स वाले जरूर रह सकते हैं। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। एक बार स्टॉक पर नजर डाल लीजिए, क्योंकि हमने देखा है स्टॉक में अच्छी खासी एक्टिविटी जरूर देखने को मिली थी बाहुबली के आसपास, लेकिन पिछले एक साल में आप देखेंगे तो 16% का डिक्लाइन देखने को मिला है। पिछले 3 महीने का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर फटाफट ले आते हैं। 12 महीने का परफॉर्मेंस अब आता हुआ करीब 17-18% का डिक्लाइन इस स्टॉक में रहा है, लेकिन पिछले 3 महीनों में या फिर पिछले 1 महीनों में सबसे ज्यादा एक्शन इस स्टॉक में देखा गया है। वो गारंटी के साथ हम कह सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम वैसा ही था। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे हम आपको बताएंगे आज के ट्रेड्स। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर, और अब आपको बताते हैं आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी। अमित हरचेकर ने एक स्टॉक पिक किया है और उस पर एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी इन्होंने बनाई है। बताइए अमित, क्या होगी वो? हमें लग रहा है कि ITC में अभी भी अपसाइड काफी बाकी है, इसी कारण हम इन द मनी ऑप्शन इसमें सजेस्ट कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी होगी कि ITC का 270 का कॉल ऑप्शन खरीदे जिसकी वैल्यू 10 to 11 के बीच में है।
आपको स्टॉप लॉस रखना है 3 रुपया ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, और हमें लग रहा है इसका टारगेट 25 होगा, विच मीन्स आईटीसी की जो वैल्यू है हमारे हिसाब से अराउंड 290 टू 295 के बीच में सेटल होनी चाहिए इस एक्सपायरी में। ओके, आईटीसी में और भी दमखम है तो इसीलिए तेजी की पोजीशन लेना बेस्ट रहेगा। 270 का कॉल लीजिए, करीब 11 के ऊपर लेंगे तो बेस्ट है। 25 का टारगेट, स्टॉप लॉस 3 रुपए का। अब स्टॉक्स पर आते हैं। मितेश बताइए क्या आइडेंटिफाई किया है आपने और क्या आप ट्रेड्स सुझाएंगे? जी, अब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे एक सेल कॉल होगा, यहाँ सेल करें 162 के स्टॉक के साथ 151 के टारगेट देखें। और हिंद कॉपर में बाई कॉल होगा। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं पर्सनली होल्ड करता हूँ स्टॉक को। यहाँ पे बाई करें और स्टॉप लॉस लगाएं करीबन 68 का, और टारगेट मुझे लगता है कि 80 तक के आ सकते हैं। ओके, हिंदुस्तान कॉपर में आप कह रहे हैं पोजीशन लीजिए और एक अच्छी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है। 80 का टारगेट फिलहाल मितेश ने सुझाया है इस पर्टिकुलर स्टॉक पर। अमित, आईटीसी के साथ साथ आपने इनफैक्ट एचयूएल भी आइडेंटिफाई किया है, बताइए यहाँ पर क्या ट्रेड लें? सेक्टरल वाइज एफएमसीजी सेक्टर में यहाँ से 6% की अपसाइड दिखाई दे रही है, इसी कारण हमने ज़्यादा स्टॉक्स एफएमसीजी स्टॉक सेक्टर में से लिए हैं। फर्स्ट पिक है मेरा हिंदुस्तान लीवर। हालांकि स्टॉक चल चुका है लेकिन डेरिवेटिव्स डेटा काफ़ी स्ट्रांग है, हम सजेस्ट कर रहे हैं इस लेवल पे भी आप एंट्री कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वीवैप इसकी 980 बनती है, इसी कारण आप 980 का स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस पे। हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म टारगेट इसका 1053 का बनता है। दूसरा जो ट्रेड है एशियन पेंट्स, इसमें भी काफ़ी अच्छी लॉन्ग एक्यूमुलेशन हुई है करंट प्राइसेस पे। हमें लग रहा है कि 1115 एक काफ़ी अच्छा स्टॉप लॉस है इंट्राडे बेसिस पे या कैरी फॉरवर्ड के लिए भी। इसमें हमारा लक्ष्य बन रहा है 1210। एंड जो तीसरा जो हमारा कॉल है वो कोल इंडिया, इसमें भी काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है लॉन्ग पोजीशंस का अराउंड 275 टू 277 के बीच में। तो हमें उम्मीद है कि स्टॉक 290 टू 295 के बीच में जाके सेटल होगा इस एक्सपायरी में। स्टॉप लॉस इस लेवल पे आप लेते हो तो 270 का क्लोजिंग बेसिस पे फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, कोल इंडिया में भी एक एक्टिव ट्रेड लिया जा सकता है और साथ ही एचयूएल भी इनके रेडार पर है। साथ ही साथ एशियन पेंट्स में भी तेजी की पोजीशन लेंगे तो फायदा कमाएंगे। तो इन कंज्यूमर स्टॉक्स पर फिलहाल अमित का फोकस है। शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालकर अपनी ट्रेडिंग रणनीति बताने के लिए हमारे दर्शकों को। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और सवालों के जवाब हम लेकर आएंगे जरूर। प्रकाश गाबा के साथ जुड़ेंगे आशीष वर्मा। कमजोर ग्लोबल संकेतों से घरेलू बाजार भी टूटा, सेंसेक्स करीब 200 अंक नीचे, निफ्टी भी 0.5% से ज्यादा फिसला, बैंक शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव। देश का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट IRB इंफ्रा इनविट NSE पर लिस्ट 102 के इश्यू प्राइस के नीचे फिसला। यूनाइटेड ब्रेवरीज की वॉल्यूम ग्रोथ कमजोर, शेयर 2% तक टूटा, लेकिन अच्छे नतीजों के दम पर MRPL और दिलीप बिल्डकॉन 3% से ज्यादा चढ़े। आज नतीजों से पहले CESC में बढ़त, कंपनी कारोबार की रीस्ट्रक्चरिंग का आज कर सकती है ऐलान। बजाज ऑटो और बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे आज, बजाज ऑटो के मुनाफे में 13% गिरावट की आशंका, लेकिन मुनाफे में लौट सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा। NPAs पर रहेगी नजर। और GST लागू होने के बाद क्या होगा सस्ता, क्या पड़ेगा महंगा, आज से रेट तय करने पर श्रीनगर में मीटिंग। सोने के गहने समेत कई आइटम्स पर सहमति बनाना बड़ी चुनौती। और इससे पहले आगे बढ़े, गुरुवार की सुबह है और कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ और अच्छा खासा दबाव है। और ये प्रेशर क्यों आ रहा है? क्योंकि कल अमेरिका में बहुत तगड़ा दबाव था। हालांकि कल सुबह जब हम कामकाज कर रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे 0.5% की नरमी। दरअसल अमेरिका में 2% के आसपास का दबाव था। डाउ 360-370 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ और वजह वो ट्रम्प साहब, उनके वो जो
फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं माइकल फ्लिन, उनके इन्वेस्टिगेशन को जो रुकवाया, सीबीआई डायरेक्टर को जो फायर किया, वो सब मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और बाजार को डर ये लग रहा है कि ट्रंप साहब की जो तमाम पॉलिसीज थी, टैक्स रिफॉर्म्स थे, जिसके चलते बाजारों में मोमेंटम था, अगर ये मामला और तूल पकड़ता है तो ये रिफॉर्म्स को धक्का लगेगा। रिफॉर्म्स की समय सीमा एक्सटेंड होती हुई शायद नजर आए और वो मूड बिगाड़ने का इस समय काम कर रहा है। इसीलिए अमेरिका प्रेशर में था, इसीलिए यूरोप में दबाव था, और इसीलिए क्योंकि भारतीय बाजार तो दिक्कत ये भी थी कि वैल्यूएशंस थोड़े से रिच थे या हम थोड़े से ओवरबॉट जोन में चले गए थे, जिस तरह के इंडिकेशंस आ रहे थे, तो ये मौका था थोड़ी सी पिटाई झेलने का, थोड़ा सा कंसोलिडेट करने का, थोड़ा सा करेक्ट होने का। निफ्टी 2.3% से 3.4% कमजोर है। 9460 के लेवल्स पे हम इस समय कामकाज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट लोज 9450, 9448 के लोज थे, तो लोज के आसपास ही दिन के अभी भी बने हुए हैं। ब्रॉडर मार्केट जहां पे आउट परफॉर्मेंस भी ज्यादा तगड़ा था, उसमें और तगड़ा धक्का लगा है। मिड कैप स्मॉल कैप 1.25% नीचे है, और बाजार का असली मूड कैप्चर होगा जब आपकी स्क्रीन पे मार्केट ब्रेथ आएगा। हर एक शेयर के सामने 4 या 5 शेयर इस समय कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 80-85% जितने शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं उनका वो लाल निशान में ट्रेड हो रहे हैं, 85% के आसपास। ये दिक्कत की बात। तो थोड़ा सा मोमेंटम लूज आउट होता हुआ, और बैंक निफ्टी दिग्गजों में वहां प्रेशर। अमेरिका में भी जो कल दबाव आया था लार्जली फाइनेंशियल्स में आया था, और भारत में भी बैंकिंग पैक। आपकी स्क्रीन पर 3/4 से 1% का दबाव। ऐसे में बाजार का मूड कैसा है, क्या कुछ बदल रहा है चार्ट्स पर? मेरे साथ प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा जी जुड़ते हुए। प्रकाश सर, हालांकि वो मुझे याद है 9270 वो तो वायलेट नहीं हुआ है, तो मूड जस का तस बना हुआ है। ये गिरावट खरीदारी करने का मौका है या अभी थोड़ा रुकूं? इनफैक्ट मॉडिफाई कर देते हैं उसको, ठीक है, 9400 कर लेते हैं, उसके बाद से सेल करेंगे। अच्छा, मुझे लगता है आज का मूव भी जो गिरावट हुई थी, गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद एक अप मूव मिला, अब वहीं पर ट्रेड कर रहा है। आज भी चांस है, कहां तक कहना मुश्किल है। हो सकता है 9500 भी देखने को मिले लेवल आज या कल में। आज का लो जब तक बरकरार है तब तक होल्ड है। पॉसिबल है कि लोअर लेवल्स में एक 9440 में भी सपोर्ट है, तो यहां पर लगता है कि आज सस्टेन यहां पर रुकेगा। मुझे ज्यादा गिरावट यहां लग नहीं रही। तो 9448 आज का लोज मेरे स्टॉप लॉस बन जाते हैं, और मैं अभी भी खरीदारी करने के मौके ढूंढूं, या 9400 स्टॉप लॉस बना के चलो? आज का लो स्टॉप लगा के चाहिए, खरीदिए और ऊपर फिर 9480 में बेच दीजिए। तो रिजल्ट फेवरेबल है, ज्यादा नीचे है नहीं आज का लोज, कॉन्फिडेंस है, खरीदारी करने के ही मौके होंगे बाजार में। अभी भी मोमेंटम इंटैक्ट है आज जो, और आमतौर पे, हालांकि ये तो हाइंडसाइट में सच होता है, लेकिन आमतौर पे जब भी ग्लोबली इंड्यूस्ड करेक्शन होता है, यानी कि ग्लोबल वजहों से भारतीय बाजार में दबाव आता है, तो खरीदारी करने के बेहतरीन मौके होते हैं। ये है कि नहीं, ये 2-3 दिन बाद पता चलेगा मुझे, लेकिन अभी प्रकाश सर कॉन्फिडेंट है इन लेवल्स के आसपास बाइंग करने के ही मौके हैं बाजार में। अच्छा, बैंक निफ्टी सर, यहाँ पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा है, प्रेशर थोड़ा ज्यादा झेल रही है पॉकेट, हालांकि हाई बीटा निफ्टी से ज्यादा हमेशा बैंक निफ्टी रहा है, क्या करें? निफ्टी ऊपर तो नहीं जाएगा जब तक बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं करेगा। और मुझे लगता है लोअर लेवल्स में बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट 22,640 में, और उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी एक शायद चांस बनता है, शायद एक अपर लेवल से 22,800 लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए आप सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं स्टॉक्स फटाफट से। प्रकाश शुरू करते हैं। मुंबई से पहला सवाल है रामधारी पाल जी का। फिलिप्स कार्बन ब्लैक 1000 शेयर 454 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए। आज का लो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से अच्छा बाउंस हुआ है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मुझे कॉस्ट के आसपास निकल सकते हैं। मुंबई से अगला सवाल ही है दर्शन मिश्रा जी का। जिनी फिलामेंट्स 10,000 शेयर 48 की बाइंग। वेल, स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, लेकिन अपर रीजन्स में थोड़ी प्रेशर है, अपसाइड ऑन है, होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 40 का, और 40 ब्रेक तो एग्जिट। आज शायद मुंबई स्पेशल है। अगला सवाल भी मुंबई से अजय कुजूर जी का है। जेएमटी ऑटो 2300 शेयर 13.5 की बाइंग। 8 रुपया हो गया, स्ट्रक्चर वीक है, एग्जिट यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। नादियाद से शिवानंद जी का सवाल। लाओपाला 1000 शेयर 450 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 600 और 625 का जब भी मौका मिले वहां निकल सकते हैं। सिरसा से मोहिंदर सिंह। टाटा मेटालिक्स
600 शेयर 690 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए। 600 में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इतना बढ़ने के बाद अब साइडवेज जोन पर है, अब मूव फिर शुरू होगा। 720 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। वीटो स्विच गेयर्स एंड केबल्स पे सवाल कोलकाता से राणा का। 500 शेयर 168 की लेवल्स। होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लगाना चाहिए 150 का। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपसाइड ऑन है। 200 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। बोरोसिल ग्लास सूरत से धर्मेश जारीवाला 200 शेयर 1600 की बाइंग। 1600 अब 8000 पे चल रहा है। वेल और क्या चाहिए, होल्ड ही करना चाहिए। इनको तो बेचना कभी चाहिए नहीं, और बेचने की सलाह भी देंगे तो लेंगे नहीं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड सूरत से मयूर पटेल 100 शेयर 374 की बाइंग। कुछ गलती लगती है, एडजस्टमेंट हुआ है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, होल्ड करना चाहिए। 140 का स्टॉप लगाकर चलिए। 200 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। 1:1 का बोनस या स्प्लिट आया तो आप एडजस्ट करें। अच्छे मोमेंटम में ये शेयर। फेडरल बैंक पटना से नरेंद्र जी का सवाल। 59 शेयर्स 119 की खरीद। होल्ड करना चाहिए। 100 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसके नीचे स्टॉप लगाकर चलिए। टारगेट कुछ 130-32 भी हो सकते हैं। लखनऊ से अंजुला ITI 250 शेयर 101 की बाइंग। एग्जिट। हैदराबाद से जलील अहमद NHPC 4000 शेयर 31 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स करीब 29 पे। जब तक 29 होल्ड करता है तब तक ठीक है, अप मूव ऑन है। सोनाटा सॉफ्टवेयर मुंबई से ब्रिजेश कुमार 500 शेयर 167 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स 140, अगर 140 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट। 200 की तरफ अगर अप मूव मिलता है तो वहां पर भी एग्जिट। सन फार्मा पुणे से विशाल 20 शेयर 784 की खरीद। हो एक तो होल्ड कीजिए, दूसरा ऐड करना चाहे तो ऐड कीजिए। बेचने की जगह कुछ 800 की है, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन ये स्टॉक बेचने लायक नहीं। एंड्रू यू वाशिम से नीलेश राठी का सवाल। 11000 शेयर 27 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लगाना चाहिए 32 का। टर्न हो जाए तो मुनाफा गर, अदरवाइज 50 का लेवल भी देख पाएंगे। UFO मूवीज भटिंडा से विनोद कुमार 1000 शेयर 455 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लगाना पड़ेगा 400 का। 400 ब्रेक तो आउट। अगर बेचने का मौका मिलता है कॉस्ट के आसपास निकल जाना चाहिए। स्ट्रक्चर वीक है। HOEC अहमदाबाद से संदीप 200 शेयर 88 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लगाना चाहिए करीब अराउंड 70 का। 100 के इर्द गिर्द एक मौका मिलेगा निकलने का, वहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मनुग्राफ देहरादून से नरेंद्र रावत का सवाल। 100 शेयर 64 की बाइंग। होल्ड कीजिए। 50 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 70-75 का एक जोन मिलता है, वहां पर निकल सकते हैं। जय कुमार इंफ्रा अमृतसर से सुनील धवन का सवाल। 500 शेयर 260 की बाइंग। होल्ड कीजिए। 350 के इर्द गिर्द बेचिएगा। स्टॉप लगाना पड़ेगा आपको 280 का। मुक्ता आर्ट्स कोलकाता से केका रॉय 10 शेयर 13 रुपए की खरीद। होल्ड कीजिए और स्टॉप लगाइए 86 का। अगर 86 टर्न हो जाता है तो मुनाफा कर ले जाएगा। अफसोस कर रही होंगी ज्यादा शेयर क्यों नहीं खरीदे। देहरादून से सवाल है उजास एनर्जी पर श्रीकांत भट्ट जी का। 1000 शेयर 42.5 की बाइंग। 33 का स्टॉप लगाइए। 50 के इर्द मौका मिलता है तो निकलिए। अगर 33 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट। अशोक लेलैंड बेहावर से सावन लाल का सवाल है। 600 शेयर 90 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए। 110 के भी ऊपर जाएगा। बेस बन रहा है, साइडवेज मूव में वक्त लगेगा लेकिन पैसा दे जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा कोलकाता से अमजद 300 शेयर 172 की बाइंग। होल्ड कीजिए। 220 के आसपास बेचिएगा या ऊपर भी। स्टॉप लगाना है तो 180 का लगाइए। सुंदरम ब्रेक कोटा से GS गुप्ता साहब का सवाल। 50 शेयर 470 की बाइंग। तो इनकी बाइंग लेवल्स के आसपास है और थोड़ा इलिक्विड है। लिक्विड स्टॉक है लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसलिए 400 में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। बेचना ही है तो आराम से होल्ड कीजिएगा। 550 और 600 के वहां जब भी चले जाए वहां पर निकल सकते हैं। अगला सवाल कोलकाता से BC खाला साहब का है। शालीमार पेंट्स गजब का मोमेंटम इस स्टॉक ने दिखाया है। 100 शेयर 161 की बाइंग थी तो ऑलमोस्ट डबल हो गया इनका। ये स्टॉक बाय एंड होल्ड फॉर फ्यू इयर्स। क्या टारगेट नजर आते हैं सर? पता नहीं, ये तो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। हम कहते हैं कि सीलिंग नहीं लगाना चाहिए। जब तक ऊपर है। इसका अच्छा बेस बना है। 200-225 में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। जाते एक आखिरी सवाल समझ उतना ही बचा है। एमटेक ऑटो आप चार्ट खोले। मुंबई से प्रशांत का सवाल है। 1000 शेयर
41 की बाइंग। बेस बन रहा है, कभी कभी बेस बनते बनते वक्त लगता है, जब तक ये 50 नहीं क्रॉस करता तब तक ये वीक रहेगा, इसलिए अगर मौका मिलता है तो आप निकल जाइए। ओके, समय फटाफट के लिए खत्म हो गया, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला अभी भी कंटिन्यू होगा। अभी एक छोटा सा ब्रेक, हमारी टोल फ्री लाइंस, हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो भी आपका साधन है, और वो नंबर्स दिखाते रहेंगे, हम स्क्रीन में लगातार फ्लैश करेंगे। कांटेक्ट करें हमें, कोशिश करेंगे अगले 2 सेगमेंट्स में प्रकाश सर से उन क्वेरीज को सॉल्व करवाने। दबाव के साथ कामकाज और एक ही पॉकेट जो आज ट्रेड में आउट परफॉर्म कर रही है, वो पॉकेट है जहां पे अगर ट्रंप सरकार वीक होती है या वीकेंड होने के संकेत आते हैं तो इस पॉकेट के लिए अच्छी खबर आ जाती है, वो है आईटी। इसीलिए आप देख रहे हैं दिन के हाईज पे 2% मजबूत। खैर, एक टीसीएस बड़ा टेलविंड है, क्योंकि टीसीएस का आज से वो 16,000 करोड़ रुपए का बायबैक शुरू हुआ है, इसीलिए स्टॉक में तगड़ी मजबूती है। लेकिन इन्फोसिस वगैरह सब आपको हर निशान में ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, तो इस पॉकेट पे फोकस करें इस समय, ये इंटरेस्टिंग लग रही है। अदरवाइज चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहला सवाल के लिए चलते हैं नवसारी, जहां से किशोर साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। किशोर जी आए, गुड मॉर्निंग सर, बताएं। हाँ, गुड मॉर्निंग। मेरे पास गैस का सब शेयर है, गुजरात गैस है और इंद्रप्रस्थ गैस है और गेल है। गैस मास्टर। तो ये सिर्फ आपके पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा गैस शेयरों के लिए है, या सारा हिस्सा गैस ही गैस में लगा दिया सर? ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन ये इनमें से कौन सा अच्छा है, कौन सा बाकी? आपने पॉकेट तो बड़ी अच्छी चुनी, क्योंकि इन शेयरों में तगड़ी मजबूती है, जो भी आपने नाम लिए, गुजरात गैस हो, आईजीएल हो, बड़ी तगड़ी रेटिंग हुई है सर, तो कांग्रेचुलेशंस आपको। लेकिन ये आपने दाव लगाया कैसे, किसी ने बताया था आपको या आप खुद भी पढ़ते हैं? खुद ही पढ़ता हूँ। अरे गजब है सर, हमें भी बताया कि अगली बार कुछ पढ़ें तो आपको इंटरेस्टिंग दिखे तो हमें जरूर बताइएगा। लेकिन प्रकाश सर ये बताएं, चार्ट्स पे आईजीएल, गेल, गुजरात गैस कैसे लग रहे हैं? अच्छे तो हैं सभी, एंटायर गैस पैक अच्छा है। महानगर गैस देखा जाए तो वो भी बढ़िया है स्टॉक, तो देखा जाए तो सभी स्टॉक अच्छे हैं। इनको अगर लेना है तो महानगर गैस ले सकते हैं। और तो गुजरात गैस तो उन्होंने आईपीओ के टाइम से रख रखा है अपने पास, तगड़ा पैसा बना रखा है। किशोर जी, अगली बार अगला कोई सेक्टर आइडेंटिफाई करें आप तो हमें जरूर बता दें। आवाज नहीं जा रही शायद, लेकिन चलिए वाराणसी चलते हैं। उषा जी अब मेरे साथ जुड़ती हुई। मैम हाय, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछें। जी गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है जीएम पावर पे। मेरे पास 1000 शेयर है, 40 की बाइंग है, उसमें मैं कितना दिन तक होल्ड कर सकती हूँ? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मेरे पास डी लिंक है 100 शेयर और वो मेरा 150 की बाइंग है, उसमें मैं क्या करती हूँ? ओके, तो उषा जी एक में तो फायदा हो रहा है, एक में थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। ये स्टॉक्स आपने कैसे आइडेंटिफाई करे? आपने कहा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो खुद ही पढ़ाई करती हैं मैम क्या? जी मैं खुद ही बैठ के काम करती हूँ। तो फिर अपनी रिसर्च पे भरोसा रखने का मैम। लेकिन चलिए चार्ट्स पे जीनस पावर, डी लिंक सर कैसे लगते हैं? जीनियस पावर तो उन्होंने अच्छी जगह पे लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए जगह अच्छी है लेने के लिए। इनको सबसे पहले एक स्टॉप लगाना पड़ेगा, जो इनकी कॉस्ट है 40 का। अगर टर्न हो जाता है तो 40 में एग्जिट, जो इनकी कॉस्ट है। रही बात डीलिंग की, वेल यहाँ पर नुकसान में बैठे हैं, ये स्टॉक थोड़ा वीक नजर आ रहा है और ऐसी जगह से टर्न हुआ है, लगता है कि और गिरावट आ सकती है। ये अगर स्टॉक मेरे पास होता मैं तो निकल जाता। तो डीलिंग से निकलना, हालांकि और डिजिटल इंडिया का बड़ा बेनिफिशियरी लोग मानते थे, लेकिन चार्ट्स पे इतना अच्छा नहीं लगता। तो ये स्टॉक प्रकाश सर क्लियरली कहते हुए उषा जी कि अगर उनके पोर्टफोलियो में होता तो निकल जाते। तो जीनस पावर को होल्ड करें, डीलिंग एक बार रिविजिट करें अपनी फंडामेंटल रिसर्च को, और प्रकाश सर जो कह रहे हैं चार्ट्स पे तो एटलीस्ट कमजोर लग रहा है तो कॉल लें उस हिसाब से। लेकिन टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल त्रिपुरा हाईकोर्ट के एक आदेश से कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए तक का फायदा हो सकता है। इस खबर पर और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे से। वरुण, ये हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? 30,000 करोड़ रुपए के फायदे की आप बात कर रहे हैं, कैसे और किसको? देखिए, बड़ा जैकपॉट हाथ लग सकता है दरअसल इन टेलीकॉम कंपनीज को, क्योंकि त्रिपुरा हाईकोर्ट जैसे कि आप हाईलाइट कर रहे थे, इन्होंने एक जो फैसला है वो सुनाया है टेलीकॉम कंपनीज के पक्ष में। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर है, जिस पर टेलीकॉम कंपनीज करीब 8% के आसपास का लाइसेंस फीस भरती है। और इस जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, इसके कैलकुलेशन में टेलीकॉम सर्विसेज से होने वाली रेवेन्यूज, इसके साथ साथ सेल ऑफ हैंडसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स की जो रेवेन्यूज है वो सबको इंक्लूड किया जाता है। लेकिन टेलीकॉम कंपनीज ये चाहती थी कि
एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के जो कैलकुलेशन है उसमें केवल टेलीकॉम सर्विसेज से होने वाले रेवेन्यूज को कंसीडर किया जाए और बाकी जितने भी रेवेन्यूज होती है उसे इसमें इंक्लूड ना किया जाए। और इसीलिए इन्होंने दरअसल काफ़ी सारे कोर्ट्स में याचिका दी थी, जिसमें एक त्रिपुरा हाईकोर्ट भी था, और त्रिपुरा हाईकोर्ट ने दरअसल इनके फेवर में ये पूरी रूलिंग दी है और साफ साफ कहा है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के कैलकुलेशन में केवल टेलीकॉम से होने वाली रेवेन्यूज को ही गिना जाए और बाकी जितनी भी रेवेन्यूज है उसको एक्सक्लूड किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो इन कंपनीज को काफी बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन याद रखें, इसी तरह की एक याचिका जो है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में किस किस चीजों को इंक्लूड किया जाए ये सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रही है। तो हो सकता है कि त्रिपुरा हाईकोर्ट का जो डिसीजन है इसके ऊपर डॉट एक स्टे लेके आए, लेकिन इस तरह के जो डिसीजन आते हैं किसी भी हाईकोर्ट की तरफ से तो आगे हो सकता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आने वाला है उसके ऊपर कुछ हद तक ये प्रभाव डाल सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस तरह का फैसला आता है तो ये टेलीकॉम कंपनीज के लिए काफी बड़े फायदे की बात हो सकती है और एक जैकपॉट 30,000 करोड़ के आसपास का इनके हाथ लग सकता है। तो त्रिपुरा हाईकोर्ट से तो हरी झंडी मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो स्टॉक्स के लिए लेकिन अच्छी खबर आती है। एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव है, अगर रूलिंग इन्हीं के फेवर में आई तो वरुण जैसे कह रहे हैं 30,000 करोड़ रुपए के आसपास तक का फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो रडार पे रखें और इस डेवलपमेंट को वरुण क्लोजली ट्रैक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से कोई भी अपडेट आता है तो वो आपके साथ शेयर होगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद प्रकाश सर के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और प्रकाश सर की ट्रेडिंग टिप्स जानने का वक्त। प्रकाश सर बताएं। बायोकॉन बाय अच्छा लगता है, यहाँ से बहुत अच्छी जगह से बाउंस हुआ है। टारगेट ऑन द अपसाइड 1020 1025 के हैं, स्टॉप होना चाहिए 980। स्टॉक जो थोड़ा वीक नजर आ रहा है वो है LIC, टारगेट ऑन द डाउन साइड 660, स्टॉप 685। ओके, तो बायोकॉन खरीदने, LIC हाउसिंग फाइनेंस बेचने की सलाह। प्रकाश सर आपका धन्यवाद। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी राउंड अप। नमस्कार।